कक्षा 12 के स्टूडेंट, तो ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आज के वीडियो आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा केमिस्ट्री के, वो भी आंसर सहित। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको आंसर भी मिलेगा मेरे भाई। वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो क्लिक ही कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई। आज के इस वीडियो में ना आंसर भी मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ आंसर सहित वीडियो है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रैंकल दोष। ये देखो तीन नंबर वाले और पांच नंबर वाले। ध्यान रखना, इधर वाले तीन नंबर वाले हैं और इधर वाले जो है मेरे भाई पांच नंबर वाले हैं। और लगातार आए हुए क्वेश्चन है। अगर आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो, गारंटी है इतना अगर पढ़ लेते हो तो आप पास हो। कुछ न तैयार हो तब भी आप पास। अगर आपका तैयार है तब भी इसको देखो और याद करना है। आंसर भी बताऊंगा, देखो तो। दूसरा नंबर क्या है? 60 के दोष। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? फ्रैंकल दोष तथा 60 के दोष किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि आसान हो जाए। 3 नंबर क्या आता है? ये दोनों मिला के 3 नंबर का। ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? मोलरता से आप क्या समझते हैं? मोलरता परिभाषित कीजिए। ज्यादातर मोलरता का सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? मोलरता किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। इसको भी आंसर सही बताऊंगा। ठीक। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? मूल अंश से आप क्या समझते हैं? मूल अंश किसे कहते हैं? इसको भी बताऊंगा। पूरा 3 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, आंसर भी बताऊंगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव क्या समझते हैं? रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? पेप्टिकरण, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेप्टिकरण से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? इसका ज्यादातर मात्रक पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुविकल्प में इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी बताऊंगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? हेनरी के नियम, जो को बेहद जरूरी है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लिगेंड से आप क्या समझते हैं? लिगेंड किसे कहते हैं? पूरा 3 नंबर का, इसको भी बताऊंगा। अब आ जाइए 5 नंबर में। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राउल्ट के नियम किसे कहते हैं? राउल्ट के नियम परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है। ठीक। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कुलराउस के नियम किसे कहते हैं? कुलराउस के नियम के अनुप्रयोग बताइए। ये भी बताऊंगा। पूरा 5 नंबर का है। जी हाँ दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या सोचते हैं? शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। आंसर सही बताऊंगा। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम कोट की अपक्रिया। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। पूरा 5 नंबर का। समझदार हो तो इशारा काफी है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आने ही वाले नहीं है, आ चुके हैं। आपके बोर्ड की जो पेपर है ना उसमें लिख चुके हैं। मैं गारंटी कहता हूँ आपको पेपर लीक हो चुका है, मतलब खराब हो चुका। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो, अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। अच्छा खासा नंबर 85 और 90 95 बीच में आ जाएगा। मतलब 20 क्वेश्चन है, कम से कम 15 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। बिल्कुल टाइट बात, बिल्कुल राइट बात है। 15 क्वेश्चन मिलेंगे। आजमाओ तो, याद तो कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो, याद है तो रिवीजन कर लो। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन से आप क्या समझते हैं? इसको बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानक इलेक्ट्रोविभव, जिसका दूसरा नाम क्या है? नैना समीकरण। बात है कि खाली क्वेश्चन बदला हुआ है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है बस। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया और कोट में अंतर। एक अंतर वाला क्वेश्चन, एक ना एक तो आना है। ठीक। अभिक्रिया और कोट में अंतर, इसको बताऊंगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? परासर तथा विसरण में अंतर, इसको भी बताऊंगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? पी बला के तत्व क्या है? पी बला के तत्व परिभाषित कीजिए तथा इसका उदाहरण लिखिए। जी हाँ दोस्तों, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सही बताऊंगा। वीडियो काफी लंबी है, काफी मेहनत से बनी है। वीडियो शेयर कर देना है दोस्तों के पास। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट बहुत जरूरी होता है। कमेंट कैसे करना है, कैसी वीडियो लग रही है। चलिए मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर क्वेश्चन 3 नंबर वाले। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रैंकल दोष। जी हाँ, क्वेश्चन देखो पूछने का तरीका क्या है? फ्रैंकल दोष तथा 60 की दोष किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। दोनों का मिला करके रहे। फ्रैंकल दोष तथा 60 की दोष किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। मैं अलग अलग लिखा हूँ, बात एक ही हुई। ठीक। तो आपको हेडिंग डालना है फ्रैंकल दोष। अब इसके अंदर लिखना क्या है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन मूल रिक्त कर अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल की बात की जाए, मतलब उदाहरण की बात की जाए तो एजीसीएल कामा AgBr आदि। बस इतना ही करना और इसमें कुछ नहीं करना। अगर आप किताब में जाओगे, क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो आप नहीं याद कर पाओगे। मुझे पता है 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर ज्यादा याद करोगे किताब में तो भाई भूल भी तो जाओगे। मैं जो बता रहा हूँ सटीक तरीका है, इतना करना है आपको। ठीक। तो अब हम कहते हैं दूसरा तरीका है 60 की दोष। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंकल दोष बता दिया। अब 60 की दोष के अंदर क्या लिखना है? लिखना इसके अंदर क्या है? हेडिंग डालना है 60 की दोष। अब इसके अंदर ये लिखना है जब किसी जालक में एक धनायन या एक ऋणायन समान अनुपात में, समान होता है बराबर, समान अनुपात में रिक्त रहता है, रिक्त होता है जगह छोड़ा रहता है,
समान अनुपात में रिक्त रहता है तो इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। बस हो गया, इतना ही करना यार। एग्जाम्पल की बात की जाए तो NaCl, KCl आदि। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष किसे कहते हैं, उदाहरण देकर दस्तन रहिए। ये 3 नंबर में आता है। तो मेरे फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष दोनों बता दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी है यही आएगा। करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है बताते चलना, स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन जिसका नाम है मोलरता। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है मोलरता। जी हाँ, सो मोलरता किससे कहते हैं, मोलरता का ज्यादातर इंपॉर्टेंट है सूत्र, सूत्र बताना चाहिए। 3 नंबर का आता है। जी हाँ, सो इस पर न्यूमेरिकल तो तय है, न्यूमेरिकल आता है। कभी कभी ये पूछता है मोलरता किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र भी लिखिए। ठीक, तो लिखना क्या है कि 1 लीटर विलयन सबसे आसान तरीका है। इससे ज्यादा कठिन पाओगे किताब में, उससे हल्का सरल पाओगे क्वेश्चन बैंक में, और सबसे सरल ज्यादा पाओगे मेरे चैनल पर। क्या लिखना है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या NB को मोलरता कहते हैं। हो गया आपका काम। ठीक, सूत्र की बात की जाए तो मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलायक चाहे लिखो चाहे विलय का अणुभार लिखो, डायरेक्ट गुणे 1000 बटे आयतन। बस इतना करना है और इसमें कोई टीम टकरा बिल्कुल लगाना ही नहीं है। इतना करके छोड़ दो, 3 नंबर पक्का है। जी हाँ दोस्तों, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता की बात किया तो क्या लिखा है, 1 लीटर विलायक। ध्यान रखना है कि यहाँ विलयन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है विलायक। तो 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या NB को मोलरता कहते हैं। ध्यान दें, ये मोलरता है, ये मोलरता कहते हैं। सूत्र की बात किया तो मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलायक का लिखो चाहे विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। इतना करना है, बस हो गया आपका। मेरे भाई ध्यान रहे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर आता है, 6 नंबर में, है ना। ज्यादातर इसका सूत्र याद करना, सूत्र बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल तो तय है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। न्यूमेरिकल तो तय है, आएगा जरूर। न्यूमेरिकल मोलरता या मोलरता पर जरूर पूछेगा। बात है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रहे, इसे अच्छे से याद करना है। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हम बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम कहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर लिखा है मोल अंश। इसका दूसरा नाम क्या है, मोल प्रभाज बोलते हैं। जैसा कि मोल अंश बोलो चाहे मोल प्रभाज, बात है कि है। अब रही बात आंसर क्या हो जाएगा कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। भाई लिखना क्या है, विलयन में उपस्थित, इतना जरूर लिखना। ठीक, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, मतलब कुल मतलब दोनों को जोड़, विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इससे या फिर जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। XA + XB बराबर 1, यानी कि विलय एवं विलायक कुल संख्या के अनुपात के, कुल संख्या मतलब योग, कुल संख्या की योग के अनुपात के 1 के बराबर होता है। इससे हम मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। ध्यान रहे, जितना लिखा है उतना आपको लिखना है। 3 नंबर यहाँ से आपका पक्का है। यही बता दूं कि आने के चांसेस में आता जरूर है, क्योंकि इसका नाम क्या है, मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक, ध्यान रहे, 3 नंबर में आता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स विभव। जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर की कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। 3 नंबर में लिखना क्या है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, जब सेल में क्या लिखना है, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए, E बराबर E0 + 0.591 बटे n log 10 OX बटे RED। चाहो तो ऐसे याद कर लो, चाहो तो इतना मत याद करो, कोई बात नहीं, तब भी आपका सूत्र सही माना जाएगा। E बराबर E0 + 0.591 बटे n। ये रहा मेरे भाई रेडॉक्स विभव का सूत्र, है ना। किससे कहते हैं, रेडॉक्स विभव आपको समझा दिया, किससे लिखते हैं, E0 से, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो के साथ ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अब हम बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। अब मैं कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेप्टिकल। जी हाँ, सो पेप्टिकल किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिए। ठीक, 3 नंबर के क्वेश्चन में पेप्टिकल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। आंसर की बात कीजिए, पेप्टिकल कैसे कहते हैं, किसी ताजे बने अवक्षेप में, मैंने क्या बोला, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर विलयन बनाने प्रक्रिया को पेप्टिकल कहते हैं। पेप्टिकल तथा पेप्टिकल की विधि स्कंदन की विपरीत होती है। स्कंदन क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। तथा पेप्टिकल की जो विधि होती है स्कंदन की विपरीत होती है। जैसे FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, मतलब उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकल कहते हैं, है ना। तथा पेप्टिकल विधि जो होती है स्कंदन के विपरीत होती है। उदाहरण की बात की जाए, FeOH का होल थ्राइस
फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। ये रहा क्वेश्चन पूछने का तरीका। 3 नंबर में आता है भाई। ठीक, 3 नंबर में आंसर की बात की जाए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, उस चालक को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक के विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, इसे ग्रीक अक्षर मतलब कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि लिख दिया है ऑलरेडी। कप्पा बराबर होता है 1/रो, ये सूत्र रहा, इसको जरूरी है, इसे बोलते हैं मुंडा हुआ पी। ठीक, यानी कि रो। मात्रक की बात की जाए, ये 1 नंबर में आता है, इसी का मात्रक है। ठीक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जरूर आता है। ठीक, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, पूरा 3 नंबर में आता है और प्लस 1 नंबर में बहुविकल्पीय आता है, यानी कि 4 नंबर। ये क्वेश्चन 4 नंबर देता है आपको। स्क्रीनशॉट तो इसके साथ ले लिया होगा। ध्यान रहे, इसका मात्रक जरूर आएगा 1 नंबर में, बहुविकल्प में, और 3 नंबर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर आपका ये क्वेश्चन देता है। ओके, समझ गए। चलिए अब हम बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन, हेनरी के नियम। जी हाँ दोस्तों, हेनरी के नियम भी आपका 3 नंबर में आता है, जिसका नाम क्या है, हेनरी के नियम। नंबर का आता है, जिसका नाम क्या है, हेनरी के नियम। देखिए, नियम वाला क्वेश्चन तो आएगा जरूर, जैसे हेनरी के नियम, कोलराउस के नियम, राउट के नियम। देखो, कोलराउस के नियम और राउट के नियम 5-5 नंबर में आता है, बट हेनरी के नियम एक ऐसा नियम है जो 3 नंबर में आता है और पूछा भी जाता है। ठीक, कई बार आ चुका है। तो आंसर क्या है, याद कर लो, है ना। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब में समानुपाती है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी के नियम कहते हैं। ठीक, जो कि अर्थात m समानुपाती किसके, p की। अब देखो, समानुपाती जब निशान हटाओगे तो m बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, k जुड़ जाएगा। एक k नेतांक होता है, m बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, k और p। अब रही बात कि सर m क्या है, तो m आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, k क्या है, तो k आपका समानुपाती स्थिरांक है, P क्या है, तो P आपका साम्य पर गैस का दाब, जैसा कि मैंने आपको सामने दिखा दिया। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी के नियम कहते हैं, जो कि मैंने आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। ठीक, गारंटी है, इतना करते हो तो मेरे भाई 3 नंबर आपको यहाँ से एग्जामिनर दे देगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड को परिभाषित कीजिए। पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक। अब देखो, लिगेंड का आंसर कैसे लिखना है, इसमें केवल एक चीज अगर आप लिख देते हो तो पूरा नंबर दे देगा। ठीक, जानना क्या है, वह आयनिक स्पीसीज, ये चीज जरूरी होता है लिखना, क्योंकि ये लिगेंड के क्वेश्चन के अंदर ये चीज अगर आप लिखना भूल गए तो नंबर आपका डाउन हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपको जो लिखना है, वह आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु, यहाँ पर मेरे भाई एक चीज लिखना भूल गया है, केंद्रीय धातु लिख लेना, केंद्रीय धातु आयन से स्थित रूप से जुड़ी होती है, उससे हम लिगेंड कहते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन, ठीक, यहाँ पर धातु लिखना है, केंद्रीय धातु आयन से स्थित रूप से जुड़ी होती है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए, 4 ब्रैकेट के अंदर Fe, ब्रैकेट के अंदर क्या है, Cn, ब्रैकेट क्रॉस 6 में Cn माइनस के आयन लिगेंड है, क्योंकि यह संकर में केंद्रीय Fe डबल पॉजिटिव से आयन से सीधे जुड़ा है। भाई ये पूरा 3 नंबर का आता है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो जैसे दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा है। चलिए अब हम बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन। अभी तक तो आपने 3 नंबर वाले देखा है, अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है। जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, राउट के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो नियम है और फिर आएगा जरूर। नियम क्या है, राउट के नियम, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, राउट के नियम हेडिंग पर जाएगा। लिखना क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, राउट के नियम तथा उनकी सीमाएं लिखिए, बस हो गया आपका। ठीक, अब आंसर लिखना कैसे लिखना है, राउट के नियम लिखा है, हेडिंग पड़ गई। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, उस घटक के मोल प्रभाज बोलो चाहे मोल अंश, यहाँ पे चाहे मोल अंश लिखो चाहे मोल प्रभाज लिखो, लेकिन जैसा कि लिखा है वैसे आप याद कीजिए। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उससे हम राउट के नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो P बराबर P0A प्लस P0B ये रहा। आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा, अगर आप ये इतना नहीं लिखते हो तो नंबर आपका डाउन हो जाएगा। ठीक, ये जरूर लिखना है। ठीक, जो चीज मैं लिखा हूं उतना तो आपको कंपलसरी पूरा लिखना है। हेडिंग डालना है, राउट के नियम की सीमाएं। नंबर 1 लिखना है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होता है। अब रही बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हालांकि फुल फॉर्म लिखने की जरूरत वहां है ही नहीं। आप कितना लिखना है, एनटीपी पर, है ना, एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए। अगर लेकिन आप समझ लीजिए, समझना जरूरी है। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब, यानी कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब।
हालांकि वहां पे तुम्हें इसका पूरा नाम नहीं लिखना है, मतलब फुल फॉर्म नहीं लिखना है, तो ये कि इसका पूरा नाम नहीं लिखना है, बस केवल इतना लिखना है एनटीपी पर दोनों घटक अभावशील होना चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक, समझ गए होंगे। तीसरा नंबर, कम से कम तीन सीमाएं तो लिखना है कंपल्सरी है, 3 नहीं तो 2 तो बिल्कुल लिखो। लेकिन तीसरा भी आप देख लो, विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट की नियम लागू नहीं होता है। बस ये अगर आप इतना करते हैं भाई, यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और लिख के देता हूँ, लिख के गारंटी है कि यही आएगा, राउल्ट की नियम तो बिल्कुल आएगा, कोलराउस नियम भी, राउल्ट कोलराउस में एक नेगेटिव टपक जाएगा, 5 नंबर का होगा। करना क्या है, स्क्रीनशॉट, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेता तो ये आपके लिए फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि कल मैं वीडियो लाने वाला हूँ हिंदी का महामैराथन। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस नियम, वो तो बहुत ही जरूरी है, 5 नंबर में आता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि 5 नंबर में आता है। जी हाँ, पहले मैं बताना चाहूंगा ये पूरा 5 नंबर में आता है, वो ये आएगा। नाम क्या है, कोलराउस नियम। क्वेश्चन पूछने का तरीका सुन लो, कोलराउस नियम किससे कहते हैं तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। कम से कम 2 अनुप्रयोग तो याद ही करना होगा, ठीक, ध्यान रहे ये आएगा। पहली बात ये है कि 5 नंबर में आएगा, और नियम है तो भाई बिल्कुल पक्का आएगा। आंसर कैसे लिखना है, पहले ये देखो, सटीक आंसर क्या है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन, मतलब क्या बोला, अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत अनुता, इसे ये क्या है पता है, ये लेमडा है, ठीक, लेमडा बोलते हैं। ध्यान रखना है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता की मूलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है समझने का, तो केवल आप डायरेक्ट याद कीजिए कि अनंत अनुता, अब इसी केवल रट्टा मारो, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मूलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इससे हम फिर चाहे इससे हम लिखो चाहे उससे हम, इससे हम कोलराउस नियम कहते हैं, जो कि ये रहा सूत्र भाई। अब रही बात कि सर n प्लस क्या है, तो धनायन संख्या है, n माइनस क्या है, ऋणायन संख्या है। अनुप्रयोग कम से कम 2 लिखना है, जैसा कि पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलर चालकता। दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि 5 नंबर आपका पक्का हो गया। करना क्या है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 13वां नंबर क्वेश्चन। ये एक चीज बताना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, जिसे जरूर तय करना। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अब हम बात करते हैं 13वां नंबर क्या है, ये भी पूरा 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा 5 नंबर आता है। नाम क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अपक्रिया किससे कहते हैं, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक कीजिए। ये रहा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अपक्रिया का हेडिंग डालना है, लिखना है वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, इसे हम शून्य कोटि की अपक्रिया हम कहते हैं। इतना करना है। उदाहरण की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग, यानी कि H2 हुआ का मतलब क्या होता है पता है, हुआ का मतलब होता है प्लस, H2 प्लस Cl2 से क्या बन जाएगा 2HCl। लेकिन ध्यान देना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि H2 से प्लस Cl2 मिलकर 2HCl बन गया है। फिर क्या लिखना है, हेडिंग डालना है शून्य कोटि की वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। फिर क्या लिखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर RT है, RT ठीक है, x बराबर KT है, ये K है हमारा भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये K है ठीक, x बराबर KT। x क्या है, अभिकारक है, T क्या है, समय में अभिक्रिया है, K क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जैसे लिखा है ऐसे दिमाग में छापने की कोशिश कर लो। किताब क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो भाई ढूंढते रह जाओगे, याद नहीं हो पाएगा, इससे आसान कोई बता नहीं पाएगा। मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट है ना, और सब्सक्राइब वगैरह कर लेते तो आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं कल लाऊंगा हिंदी पर वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, पंचलाइट है ना, और तुम्हें क्या बोलते हैं निबंध, पत्र लेकर हर चीजें बताऊंगा कल की वीडियो में। इतना समझ के ना, स्क्रीनशॉट तो स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, जैसा कि पूरे 5 नंबर में आता है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो जान जाइए, पूरा 5 नंबर में आता है, इसमें कोई कमी नहीं होती है, ठीक, ध्यान रहे, राइटिंग इसमें अच्छी होनी चाहिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया है ना, हेडिंग पर डालना है, लिखना क्या है, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक, मैंने क्या बोला, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है,
उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सूत्र क्या है भाई, सॉरी भाई, उदाहरण क्या है, C12H22O11 प्लस H2O, मतलब पानी में घुल गया क्या, शक्कर। ये शक्कर का सूत्र है C12H22O11, यानी कि चीनी का सूत्र है। जब पानी में घोलोगे H धनायन तन HCl या H2SO4 में आपका घुलित होकर के ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा, यानी कि C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना करके आपका क्या बनता है, शक्कर बनता है। शक्कर अगर आप पानी में घोलोगे तो भाई क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक, इतना लिखने के बाद एक चीज और जरूर, ये लाइन जरूर लिखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया समीकरण क्या होता है, के बराबर 2.303/T log 10A/A-X। इस पर सवाल आता है, ध्यान रखिए, इस पर सवाल आता है, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, बहुविकल्प में भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, एक नंबर में बहुविकल्प में भी आता है। लक्षण लिखना है, कम से कम 2 या 3 लक्षण तो याद ही होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। पहला लक्षण क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा नंबर क्या है, अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक है भाई। तीसरा नंबर क्या है कि अभिक्रिया की सांद्रता n गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, सो तीन कम से कम 3 लक्षण आपको तैयार करके जाना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। 4 पूछा जाता है, लेकिन 3 तो कम से कम तैयार होनी चाहिए। 3 ही याद कर लेना है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला था कि 3 लिखो या 4 लिखो। क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका लक्षण लिखिए। जी हाँ, सो तथा इसका सूत्र भी लिखिए। तो मैंने आज आपको बता दिया, पूरा 5 नंबर में आता है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी पूरा 5 नंबर में आता है। इस तरीका से लीजिए, द्रव स्नेही क्लोराइड तथा द्रव विरोधी क्लोराइड किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन, द्रव स्नेही क्लोराइड तथा द्रव विरोधी क्लोराइड किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन, पूरा 5 नंबर में आता है। आंसर क्या लिखना है, द्रव स्नेही क्लोराइड हेडिंग डालना है, उसके अंदर क्या लिखना है, वे क्लोराइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत क्लोराइडी कणों में विभाजित होकर क्लोराइडी विलयन बनाते हैं। तुरंत क्लोराइडी कणों में विभाजित होकर क्लोराइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं, है ना। जैसे मतलब एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण क्या हो जाएगा, जिलेटिन, गोंद आदि। ठीक, अब आज ये द्रव विरोधी क्लोराइड में क्या लिखना है भाई, दूसरा हेडिंग क्या डालना है, द्रव विरोधी क्लोराइड। पूरा, जब तक आप पूरा नहीं लिखते जब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा भाई, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, अब डालना क्या है, द्रव विरोधी क्लोराइड। इसके अंदर क्या लिखना है, वे क्लोराइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से क्लोराइडी विलयन नहीं बनाते हैं। क्या लिखा है भाई, सरलता से क्लोराइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं। जैसे कहा जाएगा FeOH का होल थ्राइड, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। बस इतना करना है, किसी भी तरीके से आप रट लो, गारंटी अच्छा खासा नंबर ले आओगे केमिस्ट्री में। करना क्या है, स्क्रीनशॉट उसके साथ ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 5 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वास्तविक विलयन तथा क्लोराइडी विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये रहा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, वास्तविक विलयन तथा क्लोराइडी विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरा 5 नंबर में आता है। तो हेडिंग डालना होगा वास्तविक विलयन। अब उसके अंदर क्या लिखना है, जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है, उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही लिखना है, जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है, उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं, तथा इनके कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। ठीक, तथा इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज आदि। ठीक, अब हेडिंग डालना है क्लोराइडी विलयन। अब इसके अंदर क्या लिखना है, वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम होता है, उसे हम क्लोराइडी विलयन कहते हैं। ठीक है भाई, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसको क्या होता है, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हो, मतलब क्लोराइडी विलयन को, और वास्तविक विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल की बात की जाए तो गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि। ये रहा मेरे भाई वास्तविक विलयन, क्लोराइडी विलयन। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आता है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट, है ना, जैसे लिखा है ऐसे अगर आप 3 से 4 बार अगर आप याद करते हो तो याद हो जाएगा भाई, याद तो करना ही पड़ेगा। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये 5 नंबर में आता है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जी हाँ सर, इसका दूसरा नाम क्या है, नैनो समीकरण का बोलो चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव, बात की है। पूरा 5 नंबर में आता है। जब किसी धातु 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के बैरल में डुबोया जाता है
तो धातु विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर नैनर समीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए मेरे भाई तो सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे n log 1/m घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से बताना चाहूंगा कि जब किसी धातु क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबाया जाता है तो धातु विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लिख दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आता है, मजाक में नहीं लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। क्वेश्चन ये लिखा है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अंतर वाला क्वेश्चन कम से कम 2-3 तो याद ही करके जाना, क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन तो पूछा जाएगा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। चलिए इसको बताता हूँ आंसर सहित। पहले लिखना क्या है, नंबर 1 डालना है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। लिखा है अभिक्रिया की जो आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कोई एक संख्या है पूर्ण होए, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। दूसरा नंबर क्या लिखना है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भी शून्य हो सकती है। ठीक, लिखा क्या है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक, लेकिन क्या लिखा है कि जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। तीसरा नंबर क्या है, किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। ये 3 अंतर आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 टिप्स है ना, 3 टॉपिक समझ लीजिए। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, परासर तथा विसरण में अंतर। जी हाँ, तो पूरा 5 नंबर में आता है। देखिए एक अंतर तो आएगा, परासर तथा विसरण में अंतर लिखिए। तो एक तरफ हेड डालना है परासर क्रिया, दूसरा तरफ आपको हेड डालना है विसरण क्रिया। अब इसमें परासर क्रिया में पहले नंबर क्या लिखना है, परासर में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक अनिवार्य है। ठीक, इसमें क्या लिखना है, विसरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। क्या लिखा है भाई, नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर क्या लिखना है, परासर में विलाय के कण, परासर में विलाय के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, मतलब एक दिशा में बहते हैं। ठीक, लेकिन विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक मतलब अलग अलग प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्या लिखा है, परासर क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। अब विसरण वाले इसी शरण में क्या लिखा है कि विसरण ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होता है, विसरित होता है। मेरे भाई अंतर वाले क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछाएगा, अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि परासर तथा विसरण क्रिया के अंतर वाला क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। भाई 20 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि पी ब्लॉक के तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है। आखिर भाई पी ब्लॉक के तत्व क्या है, अगर आप पी ब्लॉक के तत्व का आंसर दे दिया तो उसे पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, क्या मतलब ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा भाई कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य पी कोश में प्रवेश करता है उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लास्ट में बता दूं। ठीक, फिर क्या लिखा है कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6 होता है। इन्हें पी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहा जाता है, इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन पी कोश में स्थित होते हैं। जो इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी कोश में स्थित होते हैं, इसीलिए हम इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, कहा जाता है। तो मेरा कहना समझ गया मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है, वीडियो शेयर वगैरह कर देना है। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब कल कैसे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है।